चलिए फिर हम आगे करते कंटिन्यू। और फिर हमने क्या देखा अभी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। अब उस एटम को एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले इस निमोनिक से थ्रू जाएंगे। इसमें देखिए सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन मिलता है कभी भी किसी भी एटम में, इनकी थ्योरी किसने प्रपोज की थी, तो थॉमसन ने बताई थी। इसीलिए हम कहते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल के बाद कौन सी मॉडल आई थी, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसमें हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम जस्ट मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप समझिए जरा कि किस तरीके से थॉमसन ने एटम को बताया। तो इस मॉडल्स के और भी नाम है, इसको सबसे फेमस जो है वाटरमेलन मॉडल, सुना होगा आपने, अगले स्टैंडर्ड पर रखा है वाटरमेलन मॉडल। इसी के और भी नाम है, इसी को हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल और रेजिंग पुडिंग मॉडल। ठीक है, समथिंग इज एम्बेडेड। ओके, तो कैसे एक्सप्लेन किया थॉमसन ने एक एटम को, जरा आप समझिए, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा कि सपोज एक एटम वाटरमेलन जैसा दिखता है। ठीक है, वाटरमेलन में क्या होता है, तो बहुत सारे पल्पी रीजन होते हैं, जो रेडिश पार्ट होता है वो पल्पी रीजन हुआ आपका, और उसमें किसी किसी पोर्शन पे मतलब ऐसे क्या होते हैं, सीड्स बैठे हुए होते हैं। ओके, तो ये जो सीड्स है वो क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन जैसे होंगे, और ये जो बाकी जो रीजन पल्पी रीजन हुआ वो आपके कैसे होंगे, वो आपके पॉजिटिव नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे, पॉजिटिव नेचर के होंगे। ठीक, तो क्या समझा इससे कि एक अगर एटम को आपने वाटरमेलन कंसिडर किया है तो इसका मतलब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर है, नेगेटिव चार्ज के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। दैट्स वाई एक एटम कैसा होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है वो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये चीज एक्सप्लेन की थी किसने, थॉमसन ने एक्सप्लेन की थी अपने मॉडल के थ्रू। ओके, बट स्टिल वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना मतलब क्या, कि उन्होंने इसके आप कह सकते हो कि लाइक एनर्जी लेवल डायग्राम जो आप आगे पढ़ोगे, या फिर ही वाज नॉट एबल टू प्रूव द बेसिकली लाइक, अब ऐसे मॉडल्स मतलब समझिए, इसमें हम जस्ट मॉडल एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो इसके जैसे आपने सुना होगा कि जो बहुत से एटॉमिक मॉडल है उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। तो स्पेक्ट्रल फिनोमेना बहुत से एक्सप्लेन नहीं कर, बहुत से थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सॉरी। ओके, थॉमसन वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल फिनोमेना ऑफ द एटम, बेसिकली क्यों लाइट्स एमिट होती है, सब रिगार्डिंग उन्होंने कुछ बात ही नहीं की। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है कि थॉमसन ने कहा कि एक एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसका मतलब क्या, उसमें पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा, नेगेटिव चार्ज के। अब नेगेटिव चार्ज को उन्होंने किससे कंसिडर किया, इलेक्ट्रॉन जैसा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने एटम के ऑर्बिट में मौजूद इस इलेक्ट्रॉन को जाना। ये नहीं कह रहा कि आपने ऑर्बिट भी डिफाइन कर दी, ओके, ये कॉन्सेप्ट बाद में आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू थॉमसन एक एटम क्या होता है, तो उन्होंने एटम को कंसिडर किया वाटरमेलन जैसा। फिर उन्होंने कहा था कि जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मतलब उसमें कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। एंड उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, तो कहा कि जो सीड्स होंगे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, और जो पल्पी रीजन होगा वो पॉजिटिव नेचर का होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो सके। दैट्स व्हाई एक एटम न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। बराबर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब कॉन्सेंट्रेशन दोनों चार्ज के इक्वल होने चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो एटम होगा ना उसका जो रेडियस होता है, अगर सेंटर से बात करो ये डिस्टेंस, तो ये आपका कहलाता है रेडियस ऑफ एन एटम। वो कितना होगा, दैट विल बी द ऑन द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर। वो 10⁻10 मीटर के ऑर्डर में होगा। ठीक है, 10⁻10 मीटर ऑर्डर का मतलब हुआ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपको रेडियस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया। बट स्टिल वही मैंने आपको कहा कि स्पेक्ट्रम फिनोमेना, उसी तरीके से इसकी शेप, एनर्जी लेवल, ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसीलिए नेक्स्ट थ्योरी अपने पास आई थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। देखो ये बोलना तो 100% सही नहीं है, बट फिर भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, इनके दो कलीग्स थे, गीगर और मार्सडन, सुना होगा आपने। ठीक है, गीगर एंड मार्सडन। गीगर एंड मार्सडन, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम कहते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। आई थिंक आप सबको पता है कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था क्या, नहीं पता तो हम जान रहे हैं। ठीक, तो देखो आपने एक वुडन बॉक्स लिया, ठीक है, उसके अंदर एक सब्सटेंस को रखा जो कि कैसे नेचर का है, रेडियो एक्टिव है। कैसा है वो, रेडियो एक्टिव, मतलब जो रेडिएशन एमिट कर रहा है। ठीक, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को किसके अंदर रखा, एक वुडन बॉक्स के अंदर रखा, और एक छोटी सी ओपनिंग थी जिसके थ्रू रेडिएशन एमिट होंगे। फिर यहाँ पे उन्होंने रखा एक गोल्ड का फॉइल, क्या रखा, गोल्ड का फॉइल रखा। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में रखा उन्होंने डिटेक्टर। क्या रखा था, डिटेक्टर, कि अगर एक रेडिएशन जो कि इसमें फॉल करती है वो
इसको हिट करने के बाद क्या शो करती है वो आप इस डिटेक्टर की हेल्प से क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था इसमें से क्या निकल रही थी, इसमें से निकल रही थी अल्फा पार्टिकल। क्या निकल रही थी, अल्फा पार्टिकल। सर अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं हीलियम के न्यूक्लियस को। किससे कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई को कहते हैं अल्फा पार्टिकल, जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बट उनके पास क्या नहीं होते, उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये आ चुका है नीट में। ओके, तो द थिंग इज, जब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने बॉक्स में रखा उसमें से अल्फा रेडिएशन एमिट हुई तो वो किसको हिट करती है, गोल्ड के फॉइल को हिट करती है। तो क्या देखा गया था कि आफ्टर पेनिट्रेटिंग और आफ्टर हिटिंग द गोल्ड फॉइल मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस विदाउट एनी रेडिएशन। मतलब आप ऐसा कह लो 99.86% जो अल्फा रेज थी वो इसको पेनिट्रेट की और सीधी निकल गई, मतलब उसके रास्ते में कोई भी रेडिएशन नहीं आया। एंड द रिमेनिंग 0.14%, कुछ 0.14% थे जो थे कुछ सर्टेन एंगल थीटा से क्या हो रहे थे, डेविएट हो रहे थे। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि अगर आपने 8000 बीम्स बम्बार्ड की इस पे गोल्ड के फॉइल पे, 8000 बीम में से कोई एक हाँ ओवर द 8000 कोई एक अल्फा बीम होगी जो कि क्या होगी, जिस पाथ के अराउंड गई थी वही पाथ से बाउंस बैक हो जाएगी, मतलब इट गेट बाउंस बैक थ्रू 180 डिग्री। अब ये सब चीजें कौन ऑब्जर्व कर रहे थे, गीगर और मार्सडन, बट एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाए वो, इसीलिए इन्होंने एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने, और इसके बाद ये कहलाती है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन एक्चुअल जो मेन काम था वो किसका था, गीगर और मार्सडन का था। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा या कंक्लूड क्या किया, व्हाट आर द कंक्लूजन पॉइंट, मतलब बेसिकली कंक्लूजन पॉइंट क्या क्या थे अपने पास रदरफोर्ड के। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो गोल्ड का फॉइल इसको जूम करोगे आप तो आपको वो उसके अंदर क्या मिलेंगे, गोल्ड के अंदर गोल्ड के ही एटम मिलेंगे, तो मे भी वो गोल्ड के एटम्स ऐसे मैनर में अरेंज होंगे। ओके, अब सुनिए आगे। जब ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को हिट करते हैं तो नो डाउट आपको पता है कि स्ट्रक्चर एटम का ऐसा दिखता है, जो कि अपने को ऑलरेडी थॉमसन मॉडल से पता चल गया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझना गौर से, कि वो कहते हैं कि अगर एक एटम स्फेरिकल शेप का है जैसा थॉमसन ने कहा था, तो इसके बीच में बहुत सी एम्प्टी स्पेस है, मतलब ये ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारी खाली जगह है, और उन खाली जगह से अगर अल्फा पार्टिकल पास होके तो उनके पास में कोई डेविएशन नहीं आता। ठीक सर, अब क्वेश्चन है कि सर ये ऑर्बिट में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन भी तो बैठता है, बट इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है, इसीलिए उसका कोई भी इफेक्ट डेविएशन में नहीं रोल प्ले करता, राइट। मतलब यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी निग्लिजिबल, दैट्स व्हाई इट डज नॉट डेविएट द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सिंपल। क्या इसी तरीके से आप इन एम्प्टी स्पेस से भी देखेंगे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज, अब आप देखोगे कि सर ये जो मतलब केसेस सेकंड 0.14% क्यों डेविएट होती है, तो हो सकता है वो सेंट्रल पॉइंट से आके टकराती हो, इसीलिए वो क्या कर जाती है, सर्टेन एंगल से डेविएट हो जाती है। ओके, तो ये उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया कि इन्होंने नेक्स्ट एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट थिंग वाज कि लाइक 1/8000 का कांसेप्ट क्या है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है, समझने के इस पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि देखिए आपने क्या बोला कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसमें से अल्फा रेज आ रही है, ठीक है। अल्फा रेज के पास क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। जो प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल, तो कोई पॉजिटिव चार्ज किसी पॉजिटिव के पास जाएगी तो क्या होनी चाहिए, बाउंस बैक होनी चाहिए, रिपेल होनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अल्फा जो है बेसिकली पॉजिटिव नेचर की है और वो किसी एटम को हिट करेगी, और एटम का न्यूक्लियस अगर पॉजिटिव हुआ दैट्स व्हाई वो क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। समझा आपको, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, अल्फा रे भी पॉजिटिव, इसीलिए वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे 180 डिग्री से, ठीक। इस तरीके से उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो न्यूक्लियस होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इससे समझा कि पूरे एटम का सबसे ज्यादा मास कहां पे प्रेजेंट है, आपके न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है। समझा या आपको इतना। सर इसका मतलब कंक्लूडिंग पॉइंट में हम ये भी ऐड कर सकते हैं, होल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, यस। होल चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, यस। द साइज ऑफ द एटम इज 10⁻10 मीटर, बेसिकली 1 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में आता है, यस। व्हाट विल द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, इन्होंने ये भी बताया कि जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस होती है वो 10⁻15 मीटर, मतलब 1 फर्मी मीटर के रेंज में होती है, ठीक। इन्होंने आप बोलते हैं फ्लो में कुछ ड्रॉबैक पॉइंट्स भी बोल दिए, वो भी समझ लो। अब ये कहते हैं कि जब एक एटम ऐसा होगा तो उसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पार्टिकल भी न्यूट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है। चैडविक में पढ़ना है, बट मान लो मतलब मानना है समझ कि आपको पता ही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो न्यूक्लियस में ये बैठे होंगे और बाहर भटकते हुए आपके कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है क्या। दिस इज बेसिकली ऑर्बिट एंड दिस इज अवर न्यूक्लियस,
क्या, ठीक है। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया इन चीजों को कि लाइक मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएट क्यों हो रहे हैं विदाउट एनी डेविएशन पास हो रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत सारे एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है इन बिटवीन द ऑर्बिट एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। सेकंड, ये डेविएट होने का रीजन है कि वो न्यूक्लियस के साइड से टकरा रहे होंगे। एंड द थर्ड थिंग इज 1/8,000 कॉन्सेप्ट इसकी वजह से हो सकता है कि जो न्यूक्लियस वहां पे टोटली पॉजिटिव चार्ज जमा है, ठीक, ओके। फिर उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बोल दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो धीरे धीरे अपनी एमिट रिलीज करता है बाहर में, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ लाइट, जो आप समझते हो ना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो ऐसे उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियस अराउंड मूव करते करते धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी लिबरेट करके न्यूक्लियस में समा जाएगा, और जैसे वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा जो साइज होगी एटम की वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगी और न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, एक एटम का न्यूक्लियस कोलैप्स हो रहा है तो बेसिकली इस एटम से बना मैटर वो कोलैप्स हो रहा है, और मैटर मतलब सर क्या इंसान है, तो ऑब्वियस बात इंसान है। तो मैं ऐसा बोलूं कि देख भाई वो सामने वाले का ना एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉन 2 दिन में न्यूक्लियस में एंटर करने वाला है, तुम्हारी भी इच्छा पूरी करवा लो क्योंकि 2 दिन के बाद वो चल देने वाला है। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट मतलब समझ रहे हो, ठीक। तो इनके ड्रॉबैक पॉइंट है, स्टिल ही वाज आल्सो नॉट एबल टू प्रूव द स्पेक्ट्रल फिनोमेना, बट सर व्हाट इज द स्पेक्ट्रल फिनोमेना, हम उसको भी समझेंगे, थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। फिर इसको ड्रॉबैक जो पॉइंट्स आए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है ड्रॉबैक्स आते तभी उसको रेक्टिफाई की जाती है। तो नेक्स्ट जो मॉडल आया था आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, किसका आया था, नील बोहर के एटॉमिक मॉडल आए थे, जो कि बेसिकली आप कह रहे थे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बिहेव मतलब बेस्ड, ठीक है, और इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स से भी यूज किए गए थे। एंड देन उसके बाद चीजें आई सामने, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, या फिर हम आगे चलते हैं, अगर आपको इसमें छोड़ दें तो ले लीजिए, ठीक।